एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत का खाद्यान्न उत्पादन जून में समाप्त हुए फसल वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन रहा। गेहूं और चावल की बम्पर फसल की वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि फसल वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान पिछले साल के 32.96 करोड़ टन से 26.1 लाख टन ज्यादा है। फसल वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन रिकॉर्ड 13.78 करोड़ टन पर पहुंच गया, जो 2022-23 में 13.57 करोड़ टन था। गेहूं का उत्पादन भी 2022-23 के 11.05 करोड़ टन की तुलना में बढ़कर 2023-24 में 11.32 करोड़ टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दलहन उत्पादन 2.60 करोड़ टन से घटकर 2.42 करोड़ टन और तिलहन उत्पादन 4.13 करोड़ टन से घटकर 3.96 करोड़ टन रह गया। कृषि मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र सहित दक्षिण राज्यों में सूखे के कारण दालों, मोटे अनाजों, सोयाबीन और कपास के उत्पादन में गिरावट आई है। सरकार ने CGHS कार्ड होल्डर्स के लिए अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक रेफरल से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इमरजेंसी में अब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को CGHS से रेफरल या फिर एंडोर्समेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इमरजेंसी इलाज के लिए अगर कोई जांच या इलाज CGHS की लिस्ट में नहीं है, तब भी रेफरल की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल NHA पोर्टल के जरिए इसकी अनुमति ले सकता है और इसके लिए लोकल CGHS ऑफिस से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा CGHS के माध्यम से मिलने वाले कलेस्टेशन मेमो 3 महीने तक वैलिड होंगे और अगर कोई CGHS मेडिकल ऑफिसर किसी तरह एक्सपर्ट को रेफर करता है, तब मरीज उस एक्सपर्ट से 3 महीने के अंदर अधिकतम 6 बार कंसल्टेशन ले सकते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ABD ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। ADB ने कहा कि बेहतर कृषि उत्पादन और उच्च सरकारी खर्च से आगे आने वाली तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। ADB ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है और ये स्थिर वृद्धि के लिए तैयार है। कृषि सुधारों से ग्रामीण खर्च में वृद्धि होगी, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों के परफॉर्मेंस को मजबूत बनाएगी। देश के अधिकतर हिस्सों में औसत से ज्यादा बारिश से कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि होगी, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में निजी उपभोग में सुधार की भी उम्मीद जताई गई है। इसकी प्रमुख वजह मजबूत कृषि से प्रेरित ग्रामीण मांग और पहले से ज्यादा मजबूत शहरी मांग होगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम कर रहा है। इस विधेयक को अगले साल बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। जन विश्वास कानून के 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन के जरिए छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल लागू किया गया था। अब मंत्रालय जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम कर रहा है, इसलिए हितधारकों के बीच बातचीत जारी है। कई विभाग अपने मंत्रालयों के तहत कानूनों को अपराध मुक्त करने के लिए सक्रिय सुझाव लेकर सामने आए हैं। देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सर्विस, कंप्यूटर, टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर में अच्छे निवेश के कारण चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में FDI 47.8% बढ़कर $16.17 अरब हो गया। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में 21.59% की वृद्धि दर्ज करते हुए 61,077 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। बैंक ने अगले 3 से 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाने वाला देश का पहला वित्तीय संस्थान बनने का लक्ष्य रखा है। SBI को पहले ही कॉर्पोरेट जगत से 4 लाख करोड़ रुपए ऋण की मांग मिल चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में निजी क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में तेजी आने की उम्मीद है। कुछ कंपनियों ने पुरानी योजनाओं का विस्तार शुरू किया है, जिसके लिए कर्ज की मांग को बढ़ावा मिल रहा है।
तमाम निवेश विकल्पों के बावजूद बैंक फिक्स डिपॉजिट अभी भी एक सुरक्षित निवेश के तौर पर लोकप्रिय बना हुआ है। एफडी में निवेश को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम की राशि वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 4% से लेकर 8.60% तक का ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को एफडी पर 4.50% से लेकर 9.10% इंटरेस्ट रेट की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा बैंक ने सेविंग अकाउंट पर भी ब्याज दरों को संशोधित किया है। अब 1 लाख रुपए की जमा वाले अकाउंट पर 3% का ब्याज मिलेगा। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर ब्याज की दर 5% होगी। 5 लाख से 10 लाख जमा करने वाले सेविंग अकाउंट पर 7.25% का ब्याज मिलेगा। भारत में हर साल 70 से 80 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेश निवेश आ रहा है। आने वाले सालों में इसके 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार एफडीआई आवेदनों के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को भी आसान बना रही है। सरकार ने देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, रेलवे, बीमा और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में मानदंडों को आसान बनाने सहित कई कदम उठाए हैं। साल 2014 से 2024 के बीच देश में विदेशी निवेश का प्रवाह 667.4 अरब डॉलर रहा, जबकि 2004 से 2014 के दौरान ये 304.1 अरब डॉलर था। ऑटो, टेलीकॉम और फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत ने 22.49 अरब डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया। बाजार नियामक सेबी ने डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इशू की आवेदन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बाजार मध्यस्थों के जरिए 5 लाख रुपए तक के निवेश के लिए यूपीआई के इस्तेमाल को अनिवार्य बना दिया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए फंड ब्लॉक करने के लिए केवल यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। सेबी ने कहा कि निवेशकों के पास आवेदन करने के लिए 100 प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों द्वारा या फिर शेयर बाजार मंच के माध्यम से आवेदन करने जैसे अन्य तरीकों के इस्तेमाल का ऑप्शन बना रहेगा। ये नए नियम 1 नवंबर से डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इशू पर लागू होंगे। इस कदम का उद्देश्य डेट सिक्योरिटीज, गैर परिवर्तनीय तरजीही शेयर, नगर निगम की डेट सिक्योरिटीज आदि के सार्वजनिक निगम के लिए आवेदन प्रोसेस को दुरुस्त करना और इक्विटी शेयर के सार्वजनिक निर्गम के लिए मामले में आवेदन प्रोसेस के अनुरूप बनाना है। सरकार ने लैपटॉप और टैबलेट सहित कुछ आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए मौजूदा मंजूरी व्यवस्था को 3 महीने यानी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इन उत्पादों का आयात 2023-24 में 8.4 अरब डॉलर रहा, जबकि मंजूरी लगभग 9.5 अरब डॉलर की थी। इसमें से ज्यादातर आयात चीन से हुआ है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि आयातकों को आयात मंजूरी देने के लिए आवेदन करने की अनुमति है। ये 31 दिसंबर 2024 तक वैध होंगे। इसके अलावा 30 सितंबर 2024 तक जारी मौजूदा आयात मंजूरी 31 दिसंबर 2024 तक वैध रहेगी। आयातकों को 1 जनवरी 2025 से नई मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। देश में ऐसा कोई मोबाइल ग्राहक नहीं है जो स्पैम कॉल या फिर एसएमएस से परेशान ना हो, लेकिन अब भारतीय एयरटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को इस परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। भारतीय एयरटेल ने अपना पहला नेटवर्क बेस्ड एआई संचालित स्पैम डिटेक्शन सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये एयरटेल यूजर्स को स्पैम कॉल और एसएमएस से छुटकारा दिलाएगा। देश में किसी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी की ओर से पेश किया गया अपनी तरह का ये एक पहला सॉल्यूशन होगा। मोबाइल यूजर्स को रियल टाइम पर सभी संदिग्ध स्पैम कॉल्स और एसएमएस के बारे में अलर्ट करेगा। एयरटेल का ये सॉल्यूशन एकदम फ्री है और सभी एयरटेल यूजर्स के लिए ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिवेट होगा। इसके जरिए यूजर्स को कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट भेजने या फिर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। सुपरटेक लिमिटेड की 17 रुकी हुई या फिर आंशिक रूप से निर्मित परियोजनाओं के पूरा होने की एक नई उम्मीद जागी है। सरकार कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को विकसित करने और उन्हें पूरा करने की मंजूरी मांगी है। इन परियोजनाओं में करीब 27,000 परेशान घर खरीदार सालों से फंसे हुए हैं। ये 17 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहरादून और बेंगलुरु में शुरू की गई थी, लेकिन कंपनी के सामने आए वित्तीय संकट के कारण इनका निर्माण पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण 2021 से कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्रवाई चल रही है। एनबीसीसी करीब 51,000 फ्लैट वाली इन रुकी परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव लेकर आई है। एनबीसीसी ने आम्रपाली समूह की तर्ज पर ही सुपरटेक लिमिटेड की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर को एनबीसीसी के इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।
दक्षिण कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया और फूड व ग्रोसरी डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी को सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ से करीब 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, वहीं स्विगी का आईपीओ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ सफल हो जाता है तो ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले देश में सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का 21,000 करोड़ रुपए का था। हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में 1996 में काम शुरू किया था और वर्तमान में ये 13 मॉडल बेचती है। स्विगी ने गोपनीय प्री फाइलिंग रूट के जरिए 30 अप्रैल को दस्तावेज दाखिल किए थे। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।